हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हम लोग की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स उनको। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है इस पे। टू चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ्स इन अ कंप्लीटली अपोजिट सेंस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इंफॉर्मेशन जो दी है उसको ध्यान से देखिए। दो चार्जेस की बात हो रही है, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं ये आइडेंटिकल पाथ, एक जैसा पाथ। और कैसा पाथ है वो? हेलिकल पाथ, यानी कि ऐसा ऐसा पाथ उनका है। इन आ कंप्लीटली अपोजिट सेंस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीटली अपोजिट सेंस का मतलब कि एक अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो दूसरा जो है हमारा वो इसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है। और ये कहां मूव कर रहा है? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बी नॉट के, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी जेड डायरेक्शन पर है। तो यहां पर हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दे हैव इक्वल जेड कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटा, दे मस्ट हैव इक्वल चार्जेस, दे नेसेसरी रिप्रेजेंट अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, या फिर द चार्ज टू मास रेशियो सेटिस्फाई दिस कंडीशन। क्या होगा इसके लिए, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए, जब दोनों का हमारा क्या कहते हैं कि जो पाथ है वो एकदम आइडेंटिकल है, यानी कि जो उसके आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो वो सेम निकल कर आएगा। वो भी क्या होगा? सेम निकल कर आएगा, यानी कि इस पे जो चीजें हैं वो कैसी हैं? एकदम एक जैसी हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये निकल कर आ जाएगा यहां पर हमारा कि मान लीजिए कि यहां पे हमने क्या किया, इस पे देखा कि ये जो मूवमेंट है वो कैसा है, ठीक है। मूवमेंट जो है वो कैसा है, तो देखिए यहां पर अब क्योंकि जो पाथ है दोनों वो कैसे हैं? एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो पिच होती है, ये हेलिकल पाथ की जो पिच होती है, यानी कि ऐसा जो हेलिकल पाथ ऐसा फॉर्म्ड है, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो इसको जब हम लोग देखेंगे कि ये क्या निकल कर आ रहा है, कैसे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो दो पाथ हैं अगर वो सेम है तो उनके लिए हमारा ये चीज भी सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए पिच का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई mv cos थीटा बाई क्यूबी। 2 पाई mv cos थीटा बाई क्यूबी। अब यहां पर क्योंकि जो चीजें सेम है यहां पर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि फॉर गिवन पिच डी करिस्पॉन्ड टू चार्ज पार्टिकल वी हैव क्यू बाई एम। यहां से देखिए ये क्यू बाई एम इज इक्वल टू 2 पाई v cos थीटा बाई क्यूबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि 2 पाई v cos थीटा बाई क्यूबी, या ये हमारा इस बात से पता चल रहा है कि ये चीज सेम होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे कर रहे हैं? आइडेंटिकल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हमारा ये होगा। तो सिंस चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन अ कंप्लीटली अपोजिट सेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर जो इनका ये वाला साइड होगा, इस इक्वेशन का ये वाला साइड, ये दोनों तरीके के पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा। बट यहां पर क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, इस वजह से इनका जो हमारा क्या कहते हैं, यहां पर चार्ज में साइन आएगा वो माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर हम लोग ने यूज करी कि बाई ई बाई यहां पर m1 इज इक्वल टू E/m2, ठीक है, ये किया। अब ये दोनों क्योंकि कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब बराबर होते वक्त इनके पास ये है कि दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा है, क्योंकि अपोजिट, या कह लीजिए कि जो उनके ट्रेवर्स करने का तरीका था वो जस्ट अपोजिट था, तो यहां पर माइनस साइन आएगा जिसकी वजह से ये इक्वेशन बनी। अब ये इस तरफ आ जाएगा प्लस में, तो E/m1 प्लस E/m2 इज इक्वल टू 0, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो डी वाला हो जाएगा कि चार्ज टू द मास रेशियो जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ की बात हो रही है, इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट। अब यहां पर बायोट-सावर्ट लॉ ये बता रहा है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह लीजिए कि उनमें कुछ वेलोसिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैसे होते हैं?
ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है। देखिए बायट-सवर्ट लॉ को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि बायट-सवर्ट लॉ, जैसे कि यहाँ पर एक हमारा करंट एलिमेंट हो ऐसे, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा एक करंट एलिमेंट है इस जगह पर ऐसे, तो ये जो करंट एलिमेंट होता है आइडियल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस पॉइंट यहाँ पर किसी पॉइंट पी के लिए, जो इस किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकल कर आएगी वो इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगी। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि इन चार में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला है बी इज परपेंडिकुलर ऑफ, बी इज पैरेलल टू बी, इट ओबेज इनवर्स क्यूब लॉ, ठीक है। फिर यहां पर इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पहला वाला। क्यों, क्योंकि इस पे दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी, जो भी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए यहां से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जैसे हम लोग ऐसे लेते हैं करंट एलिमेंट, तो इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर यहां पर मौजूद होती है, ठीक है। ओके, तो यहां से जो इसका आंसर होगा वो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन में। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका की रेडियस आर है, तो एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप, ओके, सर्कुलर लूप, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस हमारा आर है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक। इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन, ये XY प्लेन पर रखा हुआ है, विद सेंटर एट द ओरिजिन, और इसका जो ओरिजिन पर है वो सेंटर यहां पर मौजूद है। हाफ ऑफ द लूप विद x ग्रेटर देन 0, यानी कि हाफ ऑफ द लूप की अगर हम लोग बात करें, देखो XY प्लेन में क्योंकि रखा है इसको, तो अगर XY प्लेन हम लोग इसको ड्रॉ करें, अगर इसी जगह पर मान लेते हैं कि ये XY ऐसे है, ये x हो गया, मतलब ये x नहीं, इधर x ले लेते हैं, ये x हो गया, और ये इधर हमारा x और इधर y, ठीक है, XY, तो इधर z हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारी z डायरेक्शन होगी। तो ये इस तरीके से कुछ लूप रखा हुआ है। तो करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पर सेंटर है तो यहां पर हम लोग बना देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाएगा x y और z। तो आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, ये, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस पे कि क्या पूछा है कि हाफ ऑफ द लूप, पहले बताया गया है हाफ ऑफ द लूप विद x ग्रेटर देन 0, यानी कि x इधर की बात हो रही है, हाफ ऑफ द लूप इधर की ऊपर की बात हो रही है। तो हाफ ऑफ द लूप विद x ग्रेटर देन 0 इज नाउ बेंट सो दैट इट नाउ लाइज इन द YZ प्लेन। तो YZ प्लेन क्या होगा, YZ प्लेन हमारा ये होगा, यानी कि क्या किया गया, जो हमारे पास एक सर्कुलर इस तरीके की कॉइल थी, ठीक है, कुछ सर्कुलर इस तरीके की कॉइल थी, तो पॉजिटिव XY, मतलब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन पर जो हमारी इस कॉइल का हिस्सा था उसको हमने क्या किया, बेंड किया, और नीचे वाला जो कर्व्ड हिस्सा था वो तो उसी जगह पर है, जो नीचे वाला कर्व्ड हिस्सा था वो तो उसी जगह पर है, यहां पर ऐसा है, ठीक है, यहां पर तो है ही कर्व्ड वाला, ये जो ऊपर वाला है उसको ये XY प्लेन में रख दिए हैं बेंड करके, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा वो क्या हो गया है, बेंड हो गया है और आ गया है इस तरीके से नीचे तरफ, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा था ये वाला, इसको बेंड करके यहां पर ऐसे ले आया गया है। तो यहां से जो अब ये फॉर्म होगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। तो ये चार ऑप्शंस जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अब हमें देखना है। ओके, तो देखिए क्या है, ये डायग्राम समझ पे आ गया है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको बेंड करके XYZ प्लेन में ऐसे
बन जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल लूप बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ये कैसा उधर लूप और ये हमारा वाईजेड प्लेन पे आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो शेप है वो हमारा ऐसा ही रहेगा जैसा नीचे था, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमें क्या बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नॉट डिमिनिशेस। क्या पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है? द मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट चेंज। द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट 0,0, और z greater than r increases. The magnitude of b at 0,0, z और z much greater than r is unchanged. तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, दो चीजें के बारे में बात करी है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की, दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट की। तो यहां पर देखो, मैग्नेटिक मोमेंट हमारी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि किस बात पर डिपेंड करती है कि जो हमारा कॉयल है वो, उसका एरिया कितना है। ठीक है, जो कॉयल है हमारी, उसका एरिया कितना है और उस कॉयल में कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, यही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट यहां पर अब एक उस तरीके की सिंपल एक कॉयल नहीं है, उस कॉयल का हमने आधा पोर्शन को क्या किया है, एक्स वाई प्लेन से घुमाकर वाई जेड प्लेन में रख दिया है। तो हमें देखना है कि यहां पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट में या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, इनमें क्या यहां पर चीजें जो है वो एप्लीकेबल होंगी। तो देखिए, इसके लिए अगर हम लोग ये देखें तो क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं समझते हैं। देखिए, यहां पर जैसे कि बात करी जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को। अगर तो मैग्नेटिक मोमेंट अब यहां पर कैसा होगा, हुआ क्या है यहां पर कि एक जो कॉइल हमारी ऐसी थी, एक जो कॉइल हमारी ऐसी थी, अब वो आधी आधी दो कॉइल मान सकते हैं हम उसको, और ये मान सकते हैं कि एक कॉइल एक्स वाई प्लेन में और दूसरी वाई जेड प्लेन में। तो जब ऐसा है तो ये वाली जो एक्स वाई हमारी मतलब इस प्लेन में जो ये वाले प्लेन में, इधर वाले में, इधर एक्स वाई प्लेन में ये वाला जो पोर्शन है हाफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसी डायरेक्शन पर, और उसी तरीके से यहां पर भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये दोनों जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, इसी जगह पर दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। और अगर इन दोनों को गौर से देखा जाए, ठीक है, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट हमारे कैसे निकल कर आएंगे। जैसे मान लीजिए इस पे अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन बनाए, ठीक है, क्या करें, करंट की डायरेक्शन बनाए, तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी इस पे, यहां पर अगर करंट की डायरेक्शन बनाते हैं तो अगर लेट सपोज जो करंट है वो ऐसे ऐसे इस पे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन पर ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो करंट है वो इधर से ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है। तो अगर हम इस पे अब क्या करें, देखें कि क्या कैसे करंट फ्लो रहा है, उसके जैसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, तो राइट हैंड रूल का यूज अगर करें तो क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग निकल कर आएगा। ठीक है, दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आएगा। जैसे इसका जो निकल कर आएगा, इसका जो एक्स वाई प्लेन पर है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है, और ये वाला जो है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो हम लोग जब इसको करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पर होगा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन पर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ पाई बात। तो इसी चीज को यहां पर हमें ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करेंगे, इस पे आगे वर्क इस पे करते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन इज अलोंग जेड डायरेक्शन। जो एक्स वाई प्लेन पर है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है, जेड डायरेक्शन पर है, एंड गिवन बाई एम इज इक्वल टू आई पाई स्क्वायर। कैसे, देखिए यहां पर हमें जो दिया हुआ है वैल्यू आर की, ठीक है, कुछ है, ठीक है, यहां पर हमारा एक सर्कुलर लूप है और इस पे कुछ वैल्यू है करंट की। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक तरीके से कहा जाए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना बन जाएगा,
क्योंकि ये आधा हो रहा है, ठीक है, ये आधा हो रहा है। तो जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारा वो होता है अभी जैसे बताया था NIA, ठीक है, NIA। तो अब यहाँ पर जो ए है, ठीक है, ए क्या है, एरिया। तो अगर इनिशियल जो हमारे पास लूप है उसके एरिया को देखें तो वो कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस r है तो ये हमारा बन जाएगा, अब नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है तो I पाई r स्क्वायर, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इसको स्मॉल r पे लिख सकते हैं, बट ये हमारा बन जाएगा। अब उसके बाद व्हेन हाफ ऑफ द, ये तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है, ये इस जगह पर हमारा पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर, ओके। तो व्हेन हाफ ऑफ द लूप विद x ग्रेटर देन 0 इज नाउ बेंड, अब जो ऊपर वाला है वो बेंड हुआ, इसकी जो डायरेक्शन है वो z डायरेक्शन पर है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा जब बेंड होगा तो क्या होगा कि ये दोनों जो लूप है वो ऐसे आधे आधे हो जाएंगे, एक नीचे ऐसे और ऊपर वाला ऐसे। इस केस में जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो यहां पर देखिए फिर से जो दिया हुआ है वो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो m प्राइम यानी कि अब बेंड होने के बाद जो दोनों लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, I पाई आर स्क्वायर बाई 4 और I पाई आर स्क्वायर बाई 4। बट दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग की डायरेक्शन किधर किधर होगी, एक की जो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है उसकी तो जेड डायरेक्शन पर होगी, और जो वाईजेड प्लेन पे रखा है उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन पर होगी। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर निकल कर आ रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे और ये हो जाएगा m नेट इज इक्वल टू अंडर रूट m प्राइम स्क्वायर प्लस m प्राइम स्क्वायर। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये 2 m प्राइम स्क्वायर बन जाएगा और फिर √2 बाहर आ जाएगा, बचेगा m प्राइम साथ में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो स्टेप है वो हमारा ये हो गया। अब बस यहां से फिर क्या होगा कि √2 बाहर आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा m प्राइम। m प्राइम की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे तो m नेट जो निकल कर आया, m नेट जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया यहां पर √2 I पाई स्क्वायर बाई 4, ये निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू जो थी उससे कम वैल्यू है अब, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू थी मैग्नेटिक मोमेंट की वो अब मतलब उस वैल्यू से अब कम है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नई वैल्यू है वो कम है, या फिर वो जो इनिशियल वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई, जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो इनिशियल वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई। तो इस हिसाब से हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है पढ़िए। An electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो यहां पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है कहां पर, एक करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड पर। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है। इस लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर अलोंग द एक्सिस इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है और इसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस, द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, the electron will experience a force at 45 degree to the axis and hence execute a helical path, the electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid। इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो इसके लिए याद करिए कि यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि है क्या हमारे पास पर। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यानी कि चार्ज है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कहां, एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड पर अगर ये मूव कर रहा है तो यहां पर क्या होगा कि इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो इसके एक्सिस में मौजूद होती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या मौजूद होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन पर है, ठीक है। और कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जब इसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन पर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन
अब उसकी वजह से हम लोग करंट को फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के मतलब कहने का कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा निकल कर आ जाएगा 180 डिग्री। हो सकता है 0 डिग्री भी निकल कर आए, क्योंकि यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट है। बस इतना है कि मैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एक्सिस के अलोंग है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसकी एक्सिस के अलोंग है तो क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से हम लोग कन्वेंशनल करंट जो होता है उसको देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो अगर हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन इस सेंस से गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन 180 डिग्री हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 180 डिग्री पर होगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर हो जाएगा। बट दोनों ही केस में साइन 0 ले चाहे साइन 180, दोनों ही केस में जो वैल्यू होगी हमारी फोर्स की, क्योंकि ये होता है, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा। अब यहां पर चाहे आप 0 रखिए चाहे 180, दोनों ही केस में ये निकल कर आ जाएगा हमारा 0। तो पूरे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि एंटर किया है इस चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये जो एंटर किया है यहां पर इस सोलेनॉइड के अंदर, तो इसको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पे, ना तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, ना तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जो डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी में किसी भी तरीके का फर्क नहीं आएगा। क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन पे अगर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, अगर वेलोसिटी के हमारे अपोजिट में लगता है तो वेलोसिटी घटती है। अगर परपेंडिकुलर पे होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंटिन्यू करेगा मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके के फोर्स एक्ट नहीं होंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, इन अ साइक्लोट्रॉन। देखिए अब हमारे सिलेबस में साइक्लोट्रॉन का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे अब। ओके, क्योंकि अब हमारे एनसीईआरटी में साइक्लोट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is in an arbitrary orientation in an external field B। एक सर्कुलर करंट लूप है जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m है, is in an arbitrary orientation in an external field B। The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane is। यानी कि हमें वर्क डन बताना है कि कितना करना होगा किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन पर है। एक कॉइल है, एक सर्कुलर करंट लूप है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m है, और इसका जो ओरिएंटेशन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट वो कैसा भी है। ये नहीं बताया गया कि कहां पर है, कैसा रखा हुआ है, अभी फिलहाल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये नहीं बताया गया कैसा भी है। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी ऐसी है तो इसका ये ओरिएंटेशन है। तो अब हमें बताना है द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर जो बनेगा वो कुछ हम लोग का जो इस तरीके का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट बताना है हमें कि इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। बात समझ रहे? तो इस एक्सिस के अबाउट जब हम लोग इस प्लेन को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या जो फ्लक्स है इससे पास होने वाला वो चेंज हो रहा है। अगर हम वो देखें कि फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, हमारा फ्लक्स उतना का उतना ही पास होगा इससे। मैग्नेटिक फील्ड जिस भी पोजीशन, मतलब जैसे भी इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी वो वैसे ही पास होगा। ये ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन पर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो वर्क डन हमारा होता है वो होता है माइनस पीई
कॉस थीटा, और ये तब की बात आती है, थीटा हम लोग तब देखते हैं जब यहां पर थीटा चेंज हो, किसके किसके बीच का एंगल, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर जो हमारा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेट अस सपोज कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा इसके अलोंग ही है, इस एक्सिस के अलोंग ये, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच बीच का एंगल जब चेंज होता है तब यहां पर हमें वर्क डन मिलता है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, एंगल में तो चेंज है नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही है, और ये सिर्फ अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी कॉइल ऐसी है तो ये ऐसे ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस पे ऐसा मूवमेंट नहीं है, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है इस पे, तो इस पे जो हमारा वर्क डन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, बताइए, mb√3 mb/2 या mb/2 0 क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहां पर निकल कर आ जाएगा, कितना, 0, ठीक है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि 0, इस पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इस पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 0, ये नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा ना, ये वाला जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, ए नहीं, ए यहां पर रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा डी, क्लियर, डी, ओके। तो द वर्क डन टू रोटेट द लूप इज 0, क्योंकि एंगल पर चेंज नहीं हो आ रहा यहां पर, तो एंगल के चेंज में जब मतलब जब तक एंगल में चेंज नहीं आता तब तक हम लोग वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्लियर, समझ पे आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग ने आज कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहां पर जो है ये 0 वर्क डन होगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं चेंज हो रहा, जो एंगल था वो वैसा ही था, आर्बिट्रेरी जो था वो था, वो सिर्फ अब अपनी एक्सिस पर ही रोटेट कर रहा है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में, जिसकी वजह से इनमें किसी तरीके का जो हमारा वर्क डन है वो नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा 0 आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।